टीडीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज सुर्खियों में एमडीएम अस्पताल और सुर्खियों में थे। मैं आपको थोड़ी सी खबर पढ़ के बताता हूँ। शहर के मथुरा दास माथुर में मरीज को भर्ती करवाने आए यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर और महासचिव देहात पुनीत जांगू ने तैनात नर्सिंग कर्मी मोहब्बत इंसाफ से बदसलूकी का आरोप है। मैं घटनाक्रम पूछना चाहता हूँ, क्या घटनाक्रम था? ऐसा आपने क्या बदसलूकी की? अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में महामारी में लोग परेशान है, उसमें आपने क्या बदसलूकी की? बोली जी। आपकी आवाज कट रही है, वो साफ नहीं आ रही है। आप बदसलूकी का जो घटनाक्रम था, जो आज सब जगह मीडिया पे छाया हुआ है और मैं कहूँ कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, क्या घटनाक्रम था? आप घटनाक्रम बताएंगे? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग के समाज सेवा में ही लगे हुए हैं। क्या घटनाक्रम था? इसके लिए पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पिछले कुछ समय से कोविड हेल्पलाइन चला रहे हैं और उस हेल्पलाइन में हमारे पास रोज कम से कम 200-300 कॉल्स अकेले मेरे पास आ रही है। हमारी एक टीम है 15 जनों की। तो मानते हैं हम, कई बार एक ही व्यक्ति हम सबको भी कॉल कर देते हैं। इस हिसाब से हम करीबन एकदम नई कॉल्स की बात करें तो करीबन 400 से 500 कॉल्स हमारे पास आ रही है। इसमें अलग अलग जगह की शिकायतें, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उनका क्या प्रोसेस है, तो उन्हें गाइड करते हैं। किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की वो चाहिए, किसी को बेड चाहिए। ये सब समय से हम कोशिश करते हैं कि उनको मैक्सिमम उनकी मदद कर सके और एक परिवार के सदस्य के रूप में उनकी मदद कर सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है इस समय में, इस कोविड के समय में, वो एक बीमार व्यक्ति का कोई परिजन है और उसको यदि एक परिवार की तरह से मदद मिल जाए तो उसके कई दूसरे परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। इस उद्देश्य के सामने साथ में हमने ये हेल्पलाइन शुरू की। अब इस संदर्भ में कल हम एमडीएम गए थे। एमडीएम विशेष रूप से हम गए थे कि वहां हम देख कर आए परिस्थितियां क्या है। कई शिकायतें वहां थी। किसी एक पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। एक पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा बीमार हूं, तो हम उसको उसको बूस्टअप करने गए थे कि आप ज्यादा बीमार नहीं हो और आपकी तबीयत ठीक है। इस तरीके से हमने दौरा किया अलग अलग वार्डों का। कोविड की सिचुएशन में कौन कोविड वार्ड में जाएगा, एक जनरल सिटीजन। हम गए थे। हम जाकर, क्योंकि हमारा एक पेशेंट भी था, उसका कॉल आया था कि मैं आ रहा हूँ, तो हमने उसको वहां एडमिशन करवाना था। वो हमारी हेल्पलाइन के थ्रू ही आया था वो भी। तो इस दौरान क्या हुआ, जब हम बाहर आए तो उसको उसका सीटी स्कोर वगैरह काफी ज्यादा था। सैचुरेशन डॉक्टर ने खुद नापा, वो 85 से भी कम था। फ्लक्चुएट हो रहा था, 85, 83, 85, 83 ऐसे चल रहा था। तो हमने डॉक्टर को स्लिप दी। डॉक्टर ने उसमें बकायदा ही लिखा कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की इमीडिएट जरूरत है, और कुछ टैबलेट्स और कुछ मतलब एक आधी ऐसी एक दवाई भी ऐसी भी थी जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी, बाहर से मंगाई गई थी। अब हमने पूछा था एडमिशन का क्या होगा। इससे पहले हमने कभी इस प्रोसेस को समझा नहीं था। हम तो देखने गए थे कि वहां होता क्या है। हमने कहा साहब एडमिशन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा हेल्प डेस्क पे आपको जानकारी मिल जाएगी। हम उस पेशेंट को लेकर हेल्प डेस्क गए और स्लिप को दिया। मैं नहीं जानता व्यक्ति कौन था, मोहम्मद इंसाफ था, कोई पुरी था, कि कोई भार्गव था, लेकिन उस व्यक्ति का एटीट्यूड कतई हेल्प डेस्क का नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पलाइन हो चाहे हेल्प डेस्क हो, एक परिवार की तरह काम करनी चाहिए। तो जब हमने उसको स्लिप दी तो उसने उस स्लिप का मतलब लिटरली आगे हमारे फेंकना है, सीधा आगे की तरफ देना कि दवाई ले लो जाके। दवाई कहाँ मिलेगी? दवाई उस काउंटर में मिलेगी। तो हमने कहा मैं तो पहले बेड चाहिए इस पेशेंट के लिए, दवाई तो हम बाद में ले लेंगे। तो उसने कहा बेड मेरे पास कहाँ पड़े, बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है तो तू बता कब मिलेगा या क्या स्थिति रहेगी, या फिर लिख दो इस पे बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो उसने कहा मेरा काम नहीं है। हमने कहा अगर तेरा ये काम नहीं है तो फिर काम क्या तेरा? तो उसने कहा मेरा काम है एंट्री करना। तो मैंने कहा भाई तूने एंट्री भी नहीं की अभी तक, तो उल्टा पर्ची हमें पकड़ा दी कि जाके इसकी दवाई ले। तो एंट्री तो तेरा काम है कि हाँ वो मैं भी कर देता हूँ। मैंने कहा अब क्यों करता है, वो तो पहले करना था, सबसे पहले तेरे को एंट्री करनी थी। एंट्री का सिस्टम जो मुझे समझ में आया वो ये था, जब आप एंट्री कर ले तो किसी पेशेंट की, तो उसको सीक्वेंशियल आपको ऊपर से नीचे जैसे जैसे बेड खाली होता है उसको एडमिट करना होता है। तो ये मुझे वहां एक ऐसी चीज लगी मैं जो आपको इंटरप्ट हेलो करना चाहूंगा। आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा था कि जो सिचुएशन है, हो सकता है वहां पर जो अस्पताल में मौजूद हो वो भी बहुत काम के प्रेशर में हो और वो इस वजह सुबह से परेशान हो, तो आपने कंसिडर किया कि हो सकता है वो भी परेशान हो। सर, आप यकीन रखिएगा
जो लोग इस तरह के, या जैसे हम लोग हैं या वो लोग हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं, हम चाहे हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन एक आप किसी भी एनोनिमस कॉल से आप मुझे 10-15 जनों से कॉल करवा लीजिएगा, अगर आप हमारी हेल्पलाइन के किसी नंबर पे गलत जवाब पा जाएंगे तो आप, मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा जो आप कह रहे हैं। आप हेल्प डेस्क पे बैठे तो आपको फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं। आप हेल्प डेस्क पे बैठे हैं तो अगले के परिवार के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका हो जाती है। मैं आपको इसीलिए मैंने पहले कह दिया। फिर उसके बाद जब हमने उससे कहा कि अब तो तू हमारे कहने से एंट्री कर रहा है, तो उसने कहा एंट्री बस मैं एंट्री कर सकता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ बैठूंगा नहीं। मत बैठ, हमारे क्या करना है। फिर हमने कहा कौन लिख के देगा कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, कि डॉक्टर का काम है। हम वहां से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा मैं तो नहीं लिखता, ये तो वो हेल्प डेस्क ही लिखेगी। इन बिटवीन उसने अपने कुछ नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया और उसने ये पोज किया कि जैसे उसके साथ हमने कोई मारपीट की या हमने उसके साथ कोई बदसलूकी या बदतमीजी की, जबकि हमारा और उसका मतलब कहीं भी आसपास नॉर्मल एक बातचीत के अलावा कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई। फिर हम वो आए तो उनका कोई नर्सिंग ऑफिसर था, उसने कहा क्या समस्या है आपको। हमने कहा आप कौन है सर, आप कौन है, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैंने कहा हमें आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब यहाँ कहा गया कि डॉक्टर इस चीज को समाधान कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर है तो हम आपसे बात करें। तो उसने कहा नहीं मैं ये, हमने कहा हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो उससे भी हमने कोई बात नहीं की, हमने तो सिर्फ डॉक्टर वहाँ लोचन थे मेरे ख्याल में, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं लिख के दूंगा कि ऑक्सीजन। आपने कुछ बदतमीजी की थी, उनकी पिटाई की थी, उनको थप्पड़ मारा था या क्या चीज हुई थी? हाँ, इस पे मैं आऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना। हाँ। तो हमने ये प्रोसेस में, इन्होंने फिर पुलिस को भी बुला लिया, ये हंगामा हो रहा है, कई चीजें हो गई। इन्होंने हड़ताल का वो कर दिया कि हम हड़ताल पे जाएंगे। इनके दबाव में हम पे एक केस FIR दर्ज हुई है कल रात को, अभी हमें उसकी FIR की कॉपी नहीं मिली है। और इनके दबाव में हमें शांति भंग यानी धारा 151 के अंदर हमें रात को पुलिस थाने रखा गया, जिसके बजाय आज हमें शाम को 6 बजे पेश किया गया। और वहां से हमने मांगा कि हमें जमानत ना दी जाए, हम जेल जाना चाहते हैं जब तक कि दूसरे मामले का कोई परिणाम ना आ जाए। यदि उसमें हम दोषी होते हैं तो इस सजा को उसमें उसके अंदर ही हम सजा काउंट हो जाएगी और हम पूरी सजा करके बाहर निकलेंगे। यदि हम निर्दोष होते हैं तो हमें आप बरी करके घर भेज दीजिएगा। अब जब आ ही गए हैं तो हमें जेल ही रखिए आप। पर जबरदस्ती पुलिस वालों ने हमें, मतलब पुलिस मजिस्ट्रेट ने हम पे दबाव बनाया और हमने वो तो हमें जुर्म स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हमने कहा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जुर्म स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक ऐसा, मतलब इन्होंने झूठ बोला और एक ब्लैकमेलिंग के तरह से दबाव बनाया राज्य प्रशासन पर कि हम पे FIR दर्ज कर सके। जबकि वहां हमने पुलिस वालों को स्पष्ट कहा, वहां हो सकता है कोई CCTV कैमरा हो, पता नहीं कितने लोग मोबाइल से वीडियो ले रहे थे। हमने कहा आप 3 चीजों का आप हमें जस्टिफाई कर दीजिएगा। पहली कि हमने किसी को हाथ लगाया हो, दूसरी कि मैंने या रामनिवास बुद्धनगर ने कभी ये कहा हो कि हमारा नाम पुनीत जांगू या रामनिवास बुद्धनगर हो, इसके साथ हमने ये कहा हो कि मैं कांग्रेस में ये हूं या रामनिवास कांग्रेस में वो है। अगर हमने ऐसी कोई चीज, तीसरी हमने इनमें से किसी को एक गाली दी हो, किसी भी वीडियो में आप हमारे मुंह से एक गाली सुन ले, तो हमने कहा पुलिस वालों को ये कहा कि आप हमारे खिलाफ चालान पेश कर दीजिएगा, हम जुर्म स्वीकार कर लेंगे, बिना ट्रायल के हम सजा ले लेंगे। ट्रायल का एक लंबा प्रोसेस होता है। हमने कहा हम कोर्ट का भी समय बचाएंगे यदि आप इन 3 चीजों में से एक भी जस्टिफाई कर दो, आप सीधा हमारे खिलाफ चालान पेश कीजिएगा और हम ट्रायल के पहले ही जुर्म स्वीकार करके सजा ले लेंगे और फिर जेल चले जाएंगे। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों ने वहां पर कोई गाली गलौच नहीं की, कोई थप्पड़बाजी नहीं, कोई मुक्केबाजी, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने विजय जी कम से कम 25-30 लोग अलग अलग कैमरा, अलग अलग मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे। एक पत्रकार था, उसने भी काफी वीडियोस बनाए, उससे सारे वीडियोस ले लीजिए। मैं आपको उन सारे वीडियोस में से आपको चैलेंज करता हूं, अगर वहां कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है तो उसके हार्ड डिस्क ले लीजिए। अगर आपको उसके किसी वीडियो में हम किसी को टच करते हुए, और जिन वीडियोस में हमारी आवाज है उसमें हम ये कहते हुए कि मैं पुनीत जांगू कांग्रेस का नेता हूं, तुम्हारे STC कर दूंगा, या रामनिवास बुद्धनगर ने कहा हो कि मैं रामनिवास बुद्धनगर, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं, तुम्हारे STC कर दूंगा, ये कहते हुए, या उन किसी भी वीडियोस में हम एक भी गाली देते हुए सुनाई दे जाए आपको, तो हमने तो पुलिस को कह रखा है आप हमारे खिलाफ चालान पेश कर दीजिएगा, हम बिना ट्रायल सजा स्वीकारेंगे, वरना हम आमरण अनशन पे हैं। कल से हम आमरण अनशन पे बैठ गए और अब हम तभी उठेंगे
जब तक कि हमारी निष्पक्ष जांच की मांग और इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं होता। यानी आप जो थे वहां, जो प्रशासन का फेलियर था, जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है उसको आप बताना चाह रहे थे, और उन्होंने आरोप ही आप पर ही लगाया, प्रेशर आप पर डाला। यानी आप तो जनहित में गए थे और आप चाह रहे थे कि प्रशासन जो है वो पारदर्शी होकर काम करे, सबके लिए समान रखे, इसलिए आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड भी नहीं किया और आपको लिख कर भी नहीं दिया और आप पे प्रेशर भी बनाया। यही मैं समझू सारे काव्य पूरा वाकया। इसको मैं उदाहरण से बताता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वही का वहाँ एक व्यक्ति नागौर से रेफर होकर आया हुआ था। ये कल रात की 9 बजे की बात, हमारे 9 बजे के आसपास हम गए थे, और वो व्यक्ति उससे एक दिन पहले 6 बजे का वहां उसकी एक बीमार पत्नी थी, वो वहां फर्श पे लेटी हुई थी। उसने कहा मैं तो कल रात 9 बजे का आया हूँ। हमने कहा ये कल रात 9 बजे का आया हुआ है, तो इसके बाद क्या आपने एक भी नया पेशेंट नहीं लिया? आप मतलब पराकाष्ठा देखिए, वहां पेशेंट जितने भी थे वो सब हमारे फेवर में थे। उनको ये लग रहा था कि हम उनकी आवाज है। जब ये व्यवस्था की इनकी मतलब कुव्यवस्था की इनकी पोल खुली, तो इन्होंने इस नए कानून को, जिस तरीके से यूपी सरकार, कोई भी आप उसके खिलाफ बात करें या उसकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाए तो यूएपीए लगा देती है। इन्होंने एक नया सिस्टम चालू कर दिया है। अब वो कल हमारे ऊपर ही शुरू किया कि मैंने वीडियो में सुना था कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ये कह रहे थे कि हम इन पे हॉस्पिटल एक्ट लगाएंगे। तो मतलब अगर हम आपकी व्यवस्थाओं की कमी बता रहे हैं तो आप हमारे पे हॉस्पिटल एक्ट लगाएंगे? हमने कहा आपको एक्ट लगाना है जो लगा दीजिए, पुलिस आपसे ब्लैकमेल हो सकती है, लेकिन पुनीत जांगूर, रामनिवास, बुद्धनगर आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। और हम, आप भले अभी आके देख सकते हैं, हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल के इसमें शास्त्री नगर थाने के बाहर दीवार के पास दरी और गद्दे लगाकर धरना देकर बैठे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं, हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यानी आप गांधीवादी तरीके से प्रशासन को ये जताना चाह रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए, और अगर वो सक्षम नहीं व्यवस्था चलाने में तो आप लोगों की मदद ली जाए। जबकि उनका कहना ये है कि राजनीतिक रसूखदार लोग होने की वजह से बार बार आकर हम पर प्रेशर करा जाता है और हमें आउट ऑफ द वे काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। सर, मैंने आपको कहा, मैंने कहीं भी अपना नाम नहीं बताया, मैंने रामनिवास ने कहीं भी अपना नाम नहीं बताया। पद दूर की बात है, हमने ये नहीं कहा कि मैं पुनीत जांगूर मेरा ये काम करो। मैंने आपको बार बार इसीलिए बताया कि आप ये समझ सके कि हमने पद के दुरुपयोग की बात तो कहीं की नहीं, नाम ही नहीं बताया अपना, तो पद का क्या बदला? जिसमें हम पूरी तरीके से, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो हमारे सिर पे कैप थी, दो हमने मास्क पहने हुए थे, हाथ में हमारे ग्लव्स थे। आप उस परिस्थिति को देखेंगे तो आपको लगेगा हम मतलब शक्ल से भी नहीं पहचान सकते थे। वे कोई एक आदमी ने हमें पहचाना और उनको बताया कि कांग्रेस के नेता है। मैं जानता हूँ वो कौन है, और उसका इसमें बड़ी भूमिका थी इस सबको मूवमेंट को करने की। वो असली में उनकी व्यवस्था का जो फेलियर था उसको ढकने के लिए उन लोगों ने नाटक रचा और हॉस्पिटल एक्ट को एक ढाल की तरह यूज किया है, जबकि वो पूरी तरीके से फेल थे। जो हेल्प डेस्क है, जहां प्राइमरी पेशेंट आकर डील करता है, उस हेल्प डेस्क की आप परिस्थिति देखिए। 4 जगह चक्कर कटवाता है वो, 4 जगह। हेल्प डेस्क आपको चक्कर कटाने के लिए होता है? हेल्प डेस्क होता है कि आपको सॉल्यूशन दे, आपको बताए कि ये करना पड़ेगा, इसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, इतनी देर में आपके बेड खाली होने की संभावना है। जैसे ही होता है मैं आपको सूचित करता हूँ, मेरे पास आप फोन नंबर दे दीजिए। हम हमारी हेल्पलाइन चलाते हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका जैसे समाधान होता है हम आपको सूचित कर देंगे। और हम करते भी हैं। अब तक हमने गिनती नहीं की इतने लोगों की मदद कर दी है, पर कभी उसका प्रचार नहीं किया आज तक। और अब मुझे लगता है कि हमें उसका भी प्रचार करना पड़ेगा, ताकि लोगों को, जिन लोगों के मन में गलतफहमी हो गई होगी कि हमारे प्रति जो दुष्प्रचार अभी किया गया है कि हमने बहुत गलत किया, मारपीट की, धक्का मुक्की की, उनका मैसेज प्रॉपर जाए। अच्छा, आप मुझे अब इसी श्रृंखला में मुझे बता दीजिए आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है, ताकि और कुछ। हेल्पलाइन नंबर एक तो मेरा खुद का नंबर है, क्या 9414000123। मेरा दूसरा नंबर है 40000123। अच्छा, और 95123 95123 24123। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप लोगों की मदद ये इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं विजय जी, इसमें 16 नंबर है टोटल। अच्छा, ठीक है, वो नंबर 2 मेरे हैं, बाकी अलग अलग टीम है। विधानसभा बाहर हमारे लोग हैं, जोधपुर जिले के 10 विधानसभा के हमारे जो विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष तो यहाँ पर पुलिस थाने के बाहर हैं, जो अव्यवस्थाएं थी
उसको सुधारने के लिए अभी भी आपकी टीम उसके लिए वर्क कर रही है कि आप बैकफुट पे आ गए हैं और आप पहले अपनी सुरक्षा की सोच रहे हैं, कि कोई टीम है जो अभी भी वहाँ मदद करने को तैयार है और वहाँ की व्यवस्था जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है वो अभी भी देख रही है? व्यवस्था का सुधार तो पता करेंगे, हम तो अब शाम को बाहर आए हैं। आप इन्होंने तो अरेस्ट कर लिया था कल रात को ही, हमें तो कहा आप थाने चलिए, हम चले आए, हमें बताया, थाने आके बताया कि आपको हमने अरेस्ट कर लिया है। ओके, हम मंजूर है हमें। किस उसमें किया कि साहब आपको शांति भंग में किया। हमने कहा हमने शांति कैसे भंग की? तो उन्होंने कहा भाई आप न्यूसेंस कर रहे थे, आप वहाँ चिल्ला रहे थे। तो हमने कहा आप वहां पे भी हमने कहा कि अगर हो सके तो आप वहां की सारी फुटेज ले ले, हमसे ज्यादा तो दूसरे चिल्ला रहे थे, फिर उनके ऊपर शांति भंग क्यों नहीं लगा? तो क्या नहीं वहां तो हड़ताल का इशू था और इस वजह से एक बार आपको अरेस्ट करना पड़ा। हमें ओके, अगर आपके प्रशासनिक कोई अव्यवस्था होती है तो आप उसको सही करने के लिए हमें अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने उनको उस वक्त ही कहा था कि हम जमानत नहीं लेंगे। आज के जब मजिस्ट्रेट में हम उसमें गए तो हमने मजिस्ट्रेट को कहा कि, उन्होंने पूछा आपका नाम, मैंने कहा पुनीत जांगू, हमारे साथ का नाम पूछा, फिर कहा आपके जमानती, मैंने कहा सर हम जमानत ही नहीं लेना चाहते, जमानती किस लिए लाएंगे? रामनिवास जी ने कहा कि हम भी जमानत नहीं लेना चाहते, जमानती किस लिए लाएंगे? तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जुर्म स्वीकार का। अब आप देखिए, जुर्म स्वीकार का ऑर्डर निकाल के और उस पर कहा कि आप मुचल के दे दीजिए, हमें बिना जमानती के ही वो रिहा कर रहे थे। मैं कहा रिहा करने का मतलब होता है कि हम पे कोई आरोप ही नहीं, और जबकि उसमें लिखा हुआ था जुर्म कबूल करता है। तो हमने मना कर दिया कि हम तो जुर्म स्वीकार करते नहीं, हमने कोई किसी तरह की शांति भंग नहीं किया। तब फिर उन्होंने दूसरा ऑर्डर बनवाया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जुर्म स्वीकार नहीं करते हैं और ये प्रोटेस्ट, ये इसकी ट्रायल चाहते हैं। बिल्कुल ये एक तरीका भी 151 में शांति भंग के अंदर। पर उन्होंने कहा कि अब आप मुचल के भरिए। मैंने कहा हमें आप जेल भेज दीजिए, हम मुचल के नहीं भरे, हमें भरने नहीं, हमें बाहर जाना ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि सारे मामले जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दोनों मामलों के अंदर शांति भंग हमने की कि नहीं की, या उस मामले में जो एमडीएम के अंदर हमने किसी के साथ मारपीट की कि नहीं की, उसके बाद ही हम जेल से बाहर आएंगे। हम जमानत तो किस चीज की दे, हम बाहर जा ही नहीं रहे ना। जमानत व्यक्ति इस चीज की देता है कि जब वो जेल से बाहर होता है तो उसको वापस आने के लिए पाबंद करना है। एक भाई इतनी तारीख को आपको हाजिर होना पड़ेगा, जब जब हम बुलाएंगे तब तब आना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप तो जेल अधीक्षक को लिख दीजिएगा इतनी तारीख को इनको पेश होने भेज दिया जाए, हम तो आपकी कस्टडी में है, हमें जमानत लेने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए उन्होंने इतना दबाव बनाया कि इस ऑर्डर को मैं चेंज नहीं करूंगा, ये न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायालय डिसाइड करेगा क्या करना है। तो हमने कहा हम जब मुचल के नहीं दे रहे तो न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, अब न्यायालय हमें जैसी भेज दे। तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा तो हमारी वहां बहस चली है मजिस्ट्रेट उसके अंदर, पुलिस मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे को अलग अलग तरीके से दबाव बनाकर उन्होंने मुचल के भरवाए और ये कहा कि इसके बिना नहीं तो फिर आपको जुर्म स्वीकार करके मैं जेल भेज देता हूं। मैं कहा हम जुर्म स्वीकार नहीं करेंगे। वहां काफी देर तक हमारी इसमें खींचातान चली है। मेरे ख्याल में 151 के केस में कभी इतनी लंबी बहस नहीं चली होगी जितनी हमारी चली है। तो इनका मोटिव हमें समझ में आ गया और हमें लगा कि ये हमें एक बार प्रेशर जो इनके ऊपर बना हुआ था उसको रिलीज करना चाहते हैं और उन नर्सिस को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये कर दिया, अब ये देखो हम इनके केस की जांच कर रहे हैं। जबकि मैंने उनको कहा कि आप हमें अंदर रखते हुए सब कुछ करें, आपके ऊपर प्रेशर वैसे रिलीज हो जाएगा। पर क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि हम गलत नहीं है तो इसलिए वो हमें रिलीज भी करना चाहते थे। मैंने कहा रिलीज करो तो बारे में राज्य सरकार क्या क्या रुख है, क्या कहती है राज्य सरकार? राज्य सरकार हमने किसी से बात नहीं की, हमने किसी से बात नहीं की। हम क्यों करें रुख का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है, आप जो लीडरशिप है वो भी कांग्रेस की, आप समाज सेवा कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के बैनर पे ही कर रहे हैं। सब कुछ जब उसी चैनल में है तो फिर राज्य सरकार का रुख तो होगा ना कि वो क्या क्या कहती है आपके बारे में कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, हमने ना उस वक्त कोई पॉलिटिकल अपना पावर दिखाने की कोशिश की थी जब हम एमडीएम में थे, और ना अब किसी तरह का पॉलिटिकल पावर हम बना रहे हैं। हम बैठे हैं हमारी हिम्मत और हमारी ताकत के साथ। हम अगर गलत हैं तो हमें जेल भेज दिया जाए, ये हम स्पष्ट कह रहे हैं, और हम अगर सही हैं तो हमें बरी कर दिया जाए। बस हम आमरण अनशन पर हैं। आज हमारा दूसरा दिन है आमरण अनशन का, और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती, इस मामले की जांच सही नहीं होती, इस मामले के अंदर हम दोषी या निर्दोष सही नहीं होते, तब तक हम इसी परिस्थिति में रहेंगे। गांधीवादी तरीके से आप सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। जी जी जी। और हम अब इसी धरना स्थल से अपनी हेल्पलाइन जारी किए हैं। आज शाम से वापस हम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी हेल्पलाइन भी रुक गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद
पुनीत जी जांगू, और मैंने और आपके रामनिवास बुद्धनगर जी के आपके ओपिनियन ले लिए हैं। और बाकी कुछ दिन बाद फिर हम आपसे संपर्क में आएंगे, देखते हैं कि आप कितनी और मदद कर पाते हैं, और बाकी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आप और कितना स्ट्रांगली खड़ा हो पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।